देखो स्टार्टअप कल क्या रहा, वो होमवर्क दिया वो कर लिया? कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? सारे हो गए कल वाले? 12th हो गया था अपना पहले ही। 11th का क्या आंसर आया? 47617। 10th का बी। 9th हो गया था। 8th हो गया। 8th तो बाकी है। 8 देख लो, हो सकता है कि अपने आप। 8th वाले में बिफोर डिप्रिसिएशन गिवन है, ध्यान दो 8th वाला क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन। लाइफ 5 साल 8 साल है। कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है 20 लाख 36 लाख। 40% टैक्स है। ओपेड इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन गिवन है। अब बिफोर डिप्रिसिएशन मतलब क्या करेंगे, पहले डिप्रिसिएशन लेस करें, टैक्स लेस करें, वापस ऐड बैक करें तो कैश फ्लो पे आ जाओगे। और कैश फ्लो माइनस आउटफ्लो करोगे तो एनपीवी आ जाएगा। और डिवाइड पीवीआईएफ से कर देना, क्योंकि लाइफ अलग अलग है तो इक्वलेंट एनपीवी आ जाएगा। कराऊं क्या? कर लोगे? आप कॉलम ऐसे ही बना लेना डायरेक्ट, मतलब इस तरह कॉलम बना लेना। इधर आउटफ्लो, इनफ्लो में कैश इनफ्लो निकाल लेना। एक ही फॉर्मेट में कर लेना, जैसे करवा देता हूं मैं, चलो करा दूं। हाँ ऐसे कर लेना। ऑपरेटिंग इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन है, लेस करना डिप्रिसिएशन, दोनों में आ जाएगा अपना अपना। लेस करना टैक्स, ऐड बैक कर देना डिप्रिसिएशन। फिर पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, उसको पीवी कन्वर्ट करके माइनस कर देना आउटफ्लो। कर लोगे तो एनपीवी निकाल के एक ही टेबल, मतलब कॉलमनर टेबल बना के हो जाएगा पूरा का पूरा। अलग अलग नहीं करना, मशीन का अलग करो, मशीन भी एक कॉलमनर टेबल बना के हो जाएगा पूरा। करना ट्राई, नहीं होगा तो करा दूंगा मैं फिर कल। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 देखो। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। However, Lockwood Limited want to replace its old machine with a new automatic machine. अब देखो यहां है ना, अभी अपन ने कल डिस्कस किया था कि अगर केस में लाइफ अनइक्वल होती है तो अनइक्वल लाइफ में बताओ अपन डिसीजन किस हिसाब से लेते हैं? इक्विवेलेंट, जब लाइफ अनइक्वल होती है। अब आप एक चीज समझना, अगर केस मान लो रिप्लेसमेंट का है, मान लो ये केस है, और एक केस है ये, दो सिस्टम समझो आप। अगर केस रिप्लेसमेंट का है, ना व्हाट इज रिप्लेसमेंट? पुरानी हटा के नई पे जाना है। एंड व्हाट इज फ्रेश परचेज? अच्छा पुरानी कार है, नई कार पे जा रहे हो, रिप्लेसमेंट। अब बताओ जब भी केस रिप्लेसमेंट का होगा, हमेशा आप कंपैरिजन करो ना, पहला ऐसा था अब ऐसा है। मेरी बात समझना, पुरानी ऑलरेडी कार है मेरे पास में एंड आई वांट टू रिप्लेस विद न्यू कार। मैं चेक करता हूं पुरानी कार और नई कार कंपैरिजन करते हैं, कि मैं देखता हूं नई कार पे जाऊं कि नहीं जाऊं एज कंपेयर टू पुरानी। तो हमेशा ध्यान रखना अप्रोच कौन सी यूज करते हैं हम लोग, इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मतलब क्या होता है, पुराने से हमेशा नए का कंपैरिजन होता है। और अगर मान लो फ्रेश ऑप्शन है, दो मशीन खरीदनी है, मशीन 1 मशीन 2, ये फ्रेश है, तो दोनों को हम इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करेंगे। मशीन ए को अलग इवैल्यूएट करेंगे, मशीन बी को अलग इवैल्यूएट करेंगे। मतलब मेरी बात फिर सुनना,
whenever there is case of fresh purchase of machine, तो दो मशीन क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट इवेल्युएट करते हैं. तो लिखो आप लोग एक बार, लिखो आप, whenever there is case of replacement of the asset, always use incremental approach. Old compare with new. एंड इंडिपेंडेंट है एंड फ्रेश परचेज होगी. इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन. एग्जांपल अपन करते हैं, भी क्लियर हो जाएगा. नोट कर लिया. चलो आप 13th क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ो 13th क्वेश्चन एक बार पूरा. लॉकवुड लिमिटेड वांट टू रिप्लेस इट्स ओल्ड मशीन विद अ न्यू मशीन. अब पुरानी मशीन को रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, नई मशीन. आगे पढ़ो. टू मॉडल्स ए एंड बी आर अवेलेबल. अब यहां कंपैरिजन पुरानी का नई से नहीं करना है. पुरानी का नई से कंपैरिजन है तो इंक्रीमेंटल लगे, बट आपको क्या गिवन है, दो मॉडल ए और बी, इनमें से एक सेलेक्ट करना है आपको. मतलब देखो, अगर नई और पुरानी का डेटा होता तो इंक्रीमेंटल अप्रोच होती. यहां क्या बोल रहा है, दो मॉडल ए और बी अवेलेबल है एट सेम कॉस्ट ऑफ 5 लाख ईच. salvage value of old is 1 lakh. The utility of existing machine can be used if company purchase model A. Additional cost of utility to be purchased in this case 1 lakh. If the company purchases B, then all existing utility have to replace with the new utility costing 2 lakh. Salvage value पुरानी utility 20.2 lakh, 20,000 है. कैश फ्लो गिवन है अपने को ये. The target return on capital is 15%. Compute for the two machines separately. NPV discounted and PI निकालना है. State which of the two machines is selected. बहुत सिंपल है, टैक्स रेट गिवन ही नहीं है, कैश फ्लो डायरेक्ट गिवन है. तो आप सबसे जेड से स्टार्ट करते हैं. लिखो आप 0 ईयर कैश आउटफ्लो, 0 ईयर कैश आउटफ्लो. तो लिखो आप 0 ईयर कैश आउटफ्लो, 0 ईयर कैश आउटफ्लो. अब इसमें लिखो पर्टिकुलर्स, मशीन ए मशीन बी. नाउ दो मॉडल अवेलेबल है 5 लाख रुपए ईच. तो लिखो आप कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, ए की 5 लाख, बी की 5 लाख. पुरानी का साल्वेज कितना है, तो लेस कर दो साल्वेज ऑफ ओल्ड. कंपैरिजन ए और बी में करना है ना. ए लेंगे तो भी पुरानी बेचेंगे, बी लेंगे तो भी पुरानी बेचेंगे. आगे पढ़ो. यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज इफ द कंपनी परचेज मॉडल ए. कंपनी क्या करेगी, अगर मॉडल ए करेगी तो पुरानी यूटिलिटी यूज कर सकते हैं. एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी परचेज इन दिस केस विल बी 1 लाख. तो अगर मॉडल ए खरीदेंगे तो एडिशनल कितने की यूटिलिटी खरीदनी पड़ेगी, तो लिखो ऐड यूटिलिटी कॉस्ट 1 लाख. इधर कुछ भी नहीं है.
If the company purchases B, then all existing utility have to replace with a new costing 2 लाख. इधर 2 लाख की है, 1 लाख. इधर कितनी है? 2 लाख. मतलब पुरानी सारी यूटिलिटी को रिप्लेस करना पड़ेगा. फिर आगे पढ़ो. साल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटी 0.2 लाख. क्या मतलब होता है 0.2 लाख का? पुरानी यूटिलिटी. द साल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटी विल बी 0.2 लाख. ये उसी केस में जब कंपनी क्या लेगी? बी. बोले ना सारी यूटिलिटी. देखो पुरानी का साल्वेज ही है. एग्जिस्टिंग को यूज कर सकते हो अगर मॉडल ए पे जाओगे तो. एग्जिस्टिंग मान लो को यूटिलिटी टूल्स है, कोई पुराने टूल काम आ जाएंगे अगर मॉडल ए पे जाओगे. बट मॉडल बी पे जाओगे सारे टूल नए लेने पड़ेंगे. कितने के? 2 लाख सारे टूल. और उस केस में पुरानी यूटिलिटी कितने बिकेगी? तो बताओ पुरानी यूटिलिटी कौन से केस में बिकेगी, ए में कि बी में? तो लेस कर दो ओल्ड यूटिलिटी. ₹20,000. बस ये आ जाएगा आपका जीरो कैश आउटफ्लो. कितना आता है? 5 लाख. 5 में 4 + 2 6 माइनस 20 580. जीरो कैश आउटफ्लो. सो पी फैक्टर चलेगा 1. बोलो ये समझ में आता है? अब तो बहुत सिंपल होगा क्वेश्चन. अब डी इसमें जरूरत ही नहीं है, कोई टैक्स गिवन ही नहीं है. डी की जरूरत ही नहीं है. आर गिवन है आपको, ये आर ये हो जाएगा. हर साल पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल करोगे तो एनपीवी आ जाएगा आपका. समझ आ रहा है? एवरी ईयर को पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे तो और माइनस करोगे आउटफ्लो तो एनपीवी आ जाएगा. करो आगे हो जाएगा. आपको एवरी ईयर कैश फ्लो डायरेक्ट गिवन है, कुछ नहीं करना है. कैश फ्लो को पी फैक्टर से बस ये ध्यान है. लास्ट ईयर को भी 0.497 से ही मल्टीप्लाई करना. साल्वेज को भी 0.497 से ही मल्टीप्लाई करके टोटल कर देना, माइनस आउटफ्लो तो एनपीवी आ जाएगा. डिस्काउंटेड पे बैक और डिजाइल में पीआई. कर लोगे वाला? कराऊं क्या? कंप्लीट कर लेना इसको, है ना. एक बार इसके मैं आंसर से बता देता हूं एक बार. सो कंप्लीट कर लेना. 14 पे आ जाओ, मैं आंसर्स बता रहा हूँ. 13 का 14 पढ़ो एक बार. पढ़ो 14 वाला. इसके आंसर लिखना. एनपीवी आएगा मशीन ए का 42580. मशीन ए का एनपीवी आएगा 42580. मशीन बी का आएगा 18140. फिर डिस्काउंटेड पेबैक मशीन ए का आएगा 4.61 ईयर. मशीन बी का 4.63 ईयर. 4.61 और 4.63. और पीआई मशीन ए का आएगा 1.08 और मशीन बी का 1.03. 1.08 और 1.03 ये कर लेना आप लोग, है ना. अब आ जाओ 14th क्वेश्चन पे. ध्यान दो, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन पढ़ो. क्या गिवन है? सेलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू मशीन which were useful life of 5 year at a cost of 125, scrap of 30. अब इनिशियल कॉस्ट 125 है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 30, with 80% कॉस्ट बीइंग पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. 80% पैसा कब देना है? एंड 20% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. मतलब
मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि हमेशा ध्यान रखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कोशिश करो जेड पे कन्वर्ट कर दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उस पर टैक्स का लफड़ा, फिर आप अगर डी और आर आगे एडजस्ट करोगे तो फिर तुमको टैक्स हटाना पड़ेगा। तो बेटर है कैपिटल एक्सपेंडिचर को जेड पे कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। आगे के साल में हो तो पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जेड पे ले आओ। आगे पढ़ो। द मशीन will produce 50,000 units per annum new product with selling price 3, direct cost 1.75, annual fixed cost including depreciation calculate 40,000. In the first and second sale promotion not included above would be 10 and 15, एनपीवी अज्यूमिंग सीओसी 10%। इसमें टैक्स रेट गिवन है क्या? है ही नहीं टैक्स की रेट, तो कर लेते हैं। चलो अब क्या करेंगे बताओ, स्टार्ट कैसे करेंगे? हाउ वुड यू स्टार्ट द क्वेश्चन? बताया था ना जेड से करना है, तो लिखो जीरो ईयर कैश आउटफ्लो। लिखो अब जीरो ईयर कैश आउटफ्लो। अब टोटल कॉस्ट कितनी है मशीन की? 1.25, 80% स्टार्ट में देना है। तो बताओ सबसे पहले वो 80% है, कितना आता है ये? 1 लाख और एडिशनल अब ये एट द एंड ऑफ ईयर 1 है, एंड ऑफ ईयर 1 है ना, तो फर्स्ट ईयर एंड का पी फैक्टर कितना है? डिस्काउंटिंग रेट क्या है? 10% है, तो 0.909 कितना आता है? ट्वेंटी 725, तो टोटल कितना है? 122,725। ये जीरो ईयर कैश आउटफ्लो बोलो, इसमें कोई डाउट? कैलकुलेटर हो गया। नाउ डेप्रीशिएशन, कितना है डेप्रीशिएशन पर एनम? स्क्रैप 30,000 है, और लाइफ कितने साल है? और जो लाइफ कितना आ रहा है? ठीक है। अच्छा, मशीन 50,000 यूनिट बनाएगी, 3 रुपए सेलिंग प्राइस है, डायरेक्ट कॉस्ट 1.75 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया बताओ? तो बताओ टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? $62। अच्छा, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिप्रीशिएशन कितना है? फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिप्रीशिएशन, ये फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डिप्रीशिएशन है, डिप्रीशिएशन हटा दें अपन लोग। 40,000, तो एक्सक्लूडिंग डिप्रीशिएशन कितना हुआ? आप नहीं हटाओगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी ना, फिर बार बार हटा, अब टैक्स गिवन ही नहीं है तो डिप्रीशिएशन मतलब ही नहीं है कंसिडर करने का। 40,000 माइनस 19,000 ना, 21,000 रुपए। अब वो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोस, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट?
अब इसमें से फॉर्मेट बना दो कैश फ्लो पर्टिकुलर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड। हर साल बराबर नहीं है इसलिए ऐसे बना रहा हूं, बराबर होता तो एक ही साथ निकाल पी फैक्टर मल्टीप्लाई कर देता। कितना है पहले साल कंट्रीब्यूशन तो एवरी ईयर बराबर है। बासठ 500 लेस कर दो फिक्स कॉस्ट 21,000। टैक्स है नहीं वरना डेप्रीशिएशन लेस करके टैक्स लेस करके वापस ऐड बैक कर दा। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा सेल्स प्रमोशन कितना है? सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस नॉट इंक्लूड अबव 10 और 15 ये कब है? पहले और दूसरे साल है तो लेस सेल प्रमोशन। और कोई खर्चा है क्या? डेप्रीशिएशन लेस करके कोई मतलब है नहीं। डेप्रीशिएशन लेस करके कोई सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि वही लेस करके वही ऐड करोगे आप। टैक्स है नहीं ना। बस अब आप निकालो 31,500 41,500 यही लेस करते डेप्रीशिएशन टैक्स लेस करते राइट बैक कर देते कैश फ्लो पे जाना पड़ता है यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। आप लेस करोगे और उतना ही ऐड होगा ना बस कोई फर्क पड़ेगा नहीं टैक्स जीरो हो जाएगा। अब बस पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो क्या रेट है। अब आगे कर लोगे? अब सुनो आगे कैसे करना है। अब आगे कर लेना सुनो। इसको मल्टीप्लाई करके तो पीवी ऑफ इनफ्लो आ जाएगा। जेड हो गया डी हो गया आर हो गया। इसमें एस बी होगा। ये ना साल्वेज ये रहा। तीसरा है ना साल्वेज। तीसरा है ना साल्वेज। अब इस पे कौन सा फैक्टर लग जाएगा? बुक वैल्यू भी सेम है असेट की वैल्यू भी सेम है तो लास्ट ईयर सेट फैक्टर लग जाएगा। तो साल्वेज क्या होगा? पीवी ऑफ साल्वेज वैल्यू। लास्ट ईयर कितना है? तो अब अपना ये इनफ्लो निकाल लो बोली चलो कराए तो हमें फटाफट कर लो। 28633 21889 टोटल लगाओ। टोटल लगाओ इसको।
निकाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू कितना आ रहा है फाइनल एनपीवी? ये आ रहा है 18630 और टोटल कितना आ रहा है? कितना आ रहा है वन इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है साल? ये आ रहा है ठीक है। और अब फाइनल एनपीवी क्या होगा? 135803 प्लस माइनस आउटफ्लो कितना है 122725। तो आ रहा है 31708। ये आ रहा है एनपीवी फाइनल। हो गया? क्लियर है? अच्छा ये वाला देखो 15th वाला पढ़ो एक बार। Unilever company is considering a new product line to supplement its existing product. New product will involve cash investment 7 lakh at time 0. इसमें P factor क्या लगेगा? 1 10 lakh in year 1. इसमें P factor कब का लगेगा? आफ्टर टैक्स कैश इनवर्ट 2.5 लाख पर एक्सपेक्टेड इन ईयर 2. इसमें सेकंड ईयर का P factor लग जाएगा 3 लाख इन ईयर 3, 3.5 लाख इन ईयर 4 एंड 4 लाख ईच ईयर आफ्टर थ्रू आउट ईयर 10. मतलब 5 से लेके 10वें साल तक हर साल कितना होगा? तो आप टेबल बना लेना। 0 ईयर में तो आ जाएगा 10 लाख, 7 लाख और 10 लाख। फिर ऐसे टेबल बनाना ईयर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बना लेना। सेकेंड ईयर P फैक्टर का कैश फ्लो का एक कॉलम बन जाएगा, एक कॉलम सेकेंड ईयर का P फैक्टर से स्टार्ट हो जाएगा। बस और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। 15% रेट है, एनपीवी निकालना है। पहला पॉइंट एनपीवी निकालना है, आईआरआर निकालना है, पेबैक निकालना है। अच्छा हो जाएगा। एनपीवी कैसे करेंगे करवा लेता हूं, चलो लिखो आप डायरेक्ट ही कर लो। इसमें लिखो आप इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एक कॉलम ईयर, ऐसे बना लो। टैक्स रेट इसमें भी गिवन नहीं है। पीवीएफ और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ध्यान दो, देखो अब ईयर 0 में कैश फ्लो कितना है 7 लाख एट टाइम 0, इधर 1। फिर कितना है 10 लाख इन ईयर 1। P फैक्टर कितना आ जाएगा इस पे? क्या रेट है? 0.869। अब ऐसे आगे अगला 2.5 लाख इन ईयर 2, 3 लाख इन ईयर 3, फिर
3.5 लाख इन ईयर 4, और फिर हर साल कितना है बेटा? डिस्काउंटिंग रेट लगाते जाओ। .432, अब मेरी बात सुनो, डिस्काउंटेड पेबैक तो निकल जाएगा। अच्छा, डिस्काउंटेड पेबैक में आप है ना, मैं आंसर्स बता देता हूँ। करो एनपीवी निकालो सबसे पहले तुम लोग। नॉर्मल पेबैक निकालना है, डिस्काउंटेड नहीं निकालना है आपको। हाँ, सुनो मेरी बात, एनालाइज, देखो सुनो एक बार, 15% पे एनपीवी निकालोगे तो नेगेटिव आएगा आपका आंसर 118200। इस पे आप क्या करोगे, ये आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो है, दो चीज है, बाकी सब इनफ्लो है। इस पे आपका एनपीवी नेगेटिव आएगा 118200, और इसी का बी पार्ट बोल रहा है इसी को इवेल्युएट किस पे करना है, 10% पे। तो बस ये रेट चेंज हो जाएगी, ये कर लेना ना, आराम से हो जाएगा ना यार, उसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ रेट चेंज करना है इसमें बस। 15 की रेट लिखी, आप 10 की रेट लिख देना। 10 पे एनपीवी आएगा 251450, 10 पे 251450। अब दो रेट हो गई ना, 15 पे नेगेटिव आ गया, 10 पे पॉजिटिव आ गया, तो आईआरआर निकल जाएगा। एलडीआर प्लस एनपीवी, एनपीवी ऑलरेडी निकाल चुके हो तुम। और पेबैक कैसे निकालोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 17 लाख का। डिस्काउंटेड नहीं है, नॉर्मल पेबैक निकालना है, मतलब विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 और 7, तो 17 लाख कितने साल में रिकवर है, पहले साल तो आया ही नहीं, दूसरे साल चालू हुआ, तो क्यूमुलेट करते जाओ, 2.5 और 3 ऐड करते जाओ। पेबैक अप्रोक्सीमेट 6 ईयर आएगा, पेबैक 6 ईयर आएगा आपका। टोटल 17 लाख रिकवर करना है, आप चेक करो, यहां जाके रिकवर हो रहा है अपना, 6 साल लग गए प्रोजेक्ट को रिकवर करने में, 6 ईयर आएगा पे बैक, 17 लाख रुपए रिकवर करने, ये कर लोगे, आईआरआर हो जाएगा ना, एनपीवी निकालना है, 15 का मैंने बना दिया, 10 का तुम बना लेना, फिर फॉर्मूला लगा देना एलडीआर वाला, ये अभी कर लेना एक बार ना 15th। जो 15 करना है बस, बाकी तो फिर मेरे को ही कराना पड़ेगा, क्या ना, ठीक है।